नमस्कार, मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है। सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खबरों का वो सत्य, वो कड़वा सत्य भी आपको दिखेगा, जो अमूमन या तो कई परतों के नीचे दबा होता है या फिर उसको दिखाने का साहस नहीं होता। शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस खबर का सत्य आपके सामने रखेंगे वो जुड़ा है संसद के संग्राम से। जी हां, पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए, आप भी अगर देख रहे हैं तो पिछले कई दिनों से राहुल गांधी सियासी भूचाल का केंद्र बन गए हैं। विदेश में थे तब भी उन्हीं के नाम पर बवाल था, और अब जब देश लौट आए हैं तब भी ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, स्पीकर से मुलाकात की, संसद में बोलने का आश्वासन भी चाहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ सरकार पर वही आरोप लगाए, फिर दोहराया कि उनके भाषण के अंश संसद के रिकॉर्ड से हटा दिए जाते हैं। हालांकि ये रहा विपक्ष का, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगातार हमला कर रहा है, और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि राहुल संसद में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच संसद चलनी चाहिए, ये सत्य कोई समझने को तैयार नहीं। सदन चर्चा मुद्दे के लिए ये गलत तरीका है। संसद के भीतर और बाहर हंगामा दर हंगामा है। राहुल गांधी की माफी को लेकर संग्राम मचा है और विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा है। संसद का चौथा दिन भी वॉश आउट हो गया। मुद्दा वही है, बस तारीख बदल रही है और सदन बार बार स्थगित हो रहा है। विपक्ष सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हमलावर है। साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना, और दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज एनक्रोचमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। घर आया परदेसी, वेस्टर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतज़ार करते, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। इस पूरे हो हंगामे का केंद्र राहुल गांधी हैं, जो इस बीच ब्रिटेन से लौटे और आज संसद में हाजिरी लगाई, स्पीकर से मिले और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने विदेश में कही गई अपनी तमाम बातों को फिर से दोहराया और कहा कि अडानी मामले पर पीएम मोदी डरे हुए हैं। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल संसद में झूठ बोलते हैं। And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India. क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे?
पूरे देश की निगाहें अब संसद में कल के महासंग्राम पर हैं, क्योंकि राहुल गांधी संसद में जवाब देना चाहते हैं और आरोप उनका यह है कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज दिन भर जो सरगर्मियां रही, जो महाभारत रहा, जो बवाल रहा, जो हंगामा रहा, सब कुछ राहुल गांधी पर केंद्रित रहा, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य पहुंचा पाएंगे। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, अब सत्य उन्हीं का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशांत, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या वाकई जैसे राहुल गांधी ने आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्कि स्पीकर से जब मिले तब भी उन्होंने ये चीजें दोहराई कि जो भी बातें उन्होंने अडानी के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही, वो संसद के रिकॉर्ड से स्पंज कर दी गई। इसका सत्य क्या है, ये कैसे समझ में आएगा? क्या वो सच कह रहे हैं या फिर ये सियासी एजेंडा और प्रोपेगेंडा समझा जाए? और क्योंकि संसद नहीं चल रही है, जिसका चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी देखिए गरिमा, लगातार कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने संसद में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, उसमें जब अपनी बात रखी थी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है उसमें वो नहीं लिया गया, उसको एक्सपंज कर दिया गया। तो इसी की शिकायत अब वो दोबारा कर रहे हैं, अब वापस वतन लौटे हैं। और आज जब वो पार्लियामेंट पहुंचे तो उनका कहना है कि उनके पार्लियामेंट पहुंचने के 1 मिनट बाद ही सदन को स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे में फिर लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, उनसे मुलाकात की और जानकारी दी कि वो सदन में बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि मैं सदन का हिस्सा हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो जो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, 4 मंत्रियों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो मेरे बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं कि मैंने कैम्ब्रिज में जाके देश की जो छवि है उसको धूमिल किया है, लगातार जो हमला, प्रशांत आप बहुत लंबे समय से सियासत देश की कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को ट्रैक कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यही है प्रशांत, जो आज दिन भर हुआ, स्पीकर से मुलाकात की, पहले कल वो लौटे, फिर आज उन्होंने संसद में पदार्पण किया, फिर उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायतों को रखा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोपों को फिर से दोहरा दिया। लेकिन जो आरोप हैं, मैं उनकी सत्यता आपसे समझना चाहती हूं प्रशांत। ऐसा क्या कोई मैकेनिज्म है जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि क्या वाकई वो बयान रिकॉर्ड से हटाए गए, और अगर हटाए गए तो क्यों हटाए गए? जी बिल्कुल, ऐसा कई बार देखा गया गरिमा कि जब कोई देखिए, क्योंकि पहली बात तो उस बात में ये हुआ था कि विशेषाधिकार का जो नोटिस, जो निशिकांत दुबे है पार्टी के सांसद, उनका कहना था कि उनका समय नहीं था, उनको समय नहीं दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री और अडानी को टारगेट किया। तो ऐसे में इस संबंध में जो उनकी स्टेटमेंट रही है, जो उनका बयान गया है, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि ओम बिरला भी, माफ कीजिएगा, जो स्पीकर हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड जाएगा और रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसको एक्सपंज कर दिया गया। सवाल यही कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है कि ऐसा उन्होंने गलत क्या कहा था। अगर गलत है तो उसको सरकार उस पर अपना बयान दे, उस पर अपनी पूरी बात रखे कि आखिरकार हमारी बात को, क्योंकि कोई भी अलोकतांत्रिक शब्द, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि कोई भी अलोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किसी को गाली नहीं दी गई, कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो आखिरकार हमारे इस पूरे बयान को, जो हमने भाषण, जो राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी, तो उसको एक्सपंज क्यों किया गया? और यही प्रशांत, जो बात है वो जितना भी सत्य आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद अब ये समझ में आता है कि संसद चलनी चाहिए। बहुत सारे बिल हैं जो पारित होने हैं, कानून बनना है, जनता के लिए चर्चा होनी है। वो अब कम से कम ये डेडलॉक जो बना हुआ है, ये डेडलॉक टूटे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कम से कम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए और सत्य हम तक पहुंचाने के लिए। एक और सत्य, एक तस्वीर का सत्य, और वो तस्वीर आई जम्मू कश्मीर से, जहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भगवान शंकर पर, महादेव पर जलाभिषेक करती नजर आई। अगर आप महबूबा मुफ्ती के पुराने बयानों को खंगालेंगे तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा कि वो किस तरीके की सियासत करती हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हार्डलाइनर मानी जाती है। लेकिन कल की ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, ये एक अलहदा सियासत को बयान करती है। महबूबा मुफ्ती न सिर्फ पुंछ के एक मंदिर पहुंची, महादेव का जलाभिषेक किया, चिंगारी सुलगनी थी तो सुलगी भी, मौलानाओं ने कह दिया कि वो गैर इस्लामी है,
ये इस्लाम की पाबंद नहीं है, इस्लाम में इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। इधर बीजेपी इसको चुनावी नौटंकी बताती नजर आई, लेकिन सत्य सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि भगवान शिव के जरिए वो कौन सा सियासी ब्रह्मास्त्र चाहती थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की एक तस्वीर ने सियासत में भूचाल ला दिया। महबूबा मुफ्ती पुंछ में नवग्रह मंदिर पहुंची और वहां शिवलिंग का जलाभिषेक किया। पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने नवग्रह का ये मंदिर बनवाया है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई। महबूबा का मंदिर जाना बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी ने अपने तमाम बयानों में इसे महज चुनावी नौटंकी करार दिया है। और आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। और योगी जी रामनवमी में रामायण का पाठ करेंगे, भारत में दिखेगा राम राज, बाहरे जोगी, बाहरे मोदी जी। बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिए जाने का विरोध किया था। तो स्वाभाविक बात है, जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश भर के मौलानाओं ने भी महबूबा मुफ्ती के इस कदम पर एतराज जाहिर किया है। मौलानाओं ने इसे गैर इस्लामी बताया और कहा ये इस्लामी परंपराओं के खिलाफ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर महबूबा मुफ्ती जी ने जलाभिषेक अपने दिल से किया है तो उनको अपने धर्म को भी परिवर्तित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आस्था किसी चीज से किसी चीज में बदलती है तो आपका धर्म अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। इस मामले ने जब ज्यादा तूल पकड़ा तो खुद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सामने आना पड़ा। महबूबा ने अपने अंदाज में तमाम विरोधियों को जवाब दिया है। देखिए, मुझे इलेक्शन कब हो क्या हो दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी। और जो जहां हमारे मुश्किल आते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर 2019 के बाद, तो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं। लोकल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती जमीन में, बल्कि आउटसाइडर्स को कहा जाता है। जम्मू में दरबार मुंह बंद होने के बाद जम्मू का जो मार्केट का जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ठप हो गया है, बैठ गया है। इकोनॉमी यहाँ की ठप हो गई है और जम्मू में सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का आना और बसना शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती का सियासी सफर बेहद हार्डलाइनर रहा है। ऐसे में उनके मंदिर जाने पर सवाल उठना बेहद लाजिमी है। भले ही विरोधियों ने उन्हें पाकिस्तान परस्त बताते हुए कई सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि सियासत कब किसको पैंतरा बदलने पर मजबूर कर दे कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कौन सा ब्रह्मास्त्र चाहती हैं महबूबा मुफ्ती, क्योंकि हार्ड लाइनर है, ये सब जानते हैं। यहां तक कि विपक्षियों ने पाकिस्तान परस्त कहते हैं, क्योंकि वो कई दफा पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलती हुई नजर आती हैं। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ है, उनका हम रुख करेंगे। कमलेश, बहुत लंबा समय हुआ आपको भी देश की सियासत पर नजर रखते हुए। मेरे ख्याल से मुझे कभी याद नहीं आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह इसके पहले कभी मंदिर गई हो। तो मंदिर जाने के पीछे का सियासी सत्य क्या है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं सियासत की, वो इतनी नासमझ होंगी, इतनी नादान होंगी, नहीं जानती होंगी कि इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे, कैसे आलोचना होगी। ऐसा तो है नहीं, यानी कि जानती हैं। और सत्य क्या है ये मैं आपसे समझना चाहती हूं। देखिए, जब से जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ है तब से घाटी और जम्मू कश्मीर में जो विधायकों की संख्या निर्धारित की गई है तकरीबन बराबर हो गई है। पहले घाटी का वर्चस्व हुआ करता था, जहां महबूबा मुफ्ती की पार्टी या पीडीपी का एक छत्रराज हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि जम्मू के रीजन को अपने साथ लिए बिना या जम्मू के रीजन में अपनी पार्टी का दबदबा बनाए बिना आप घाटी के बल पर जम्मू कश्मीर की सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। ये सत्य है, ये तथ्य जग जाहिर बात है। ये बात परिसीमन के बाद साफ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी हो, अगर वो जम्मू पर अपना वर्चस्व रखेगी, वो ही सत्ता पे राज करेगी, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो महबूबा मुफ्ती का जो स्टैंड है उसी का परिरक्षण, और सियासत में कुछ भी जायज है। सियासत के वोटों के लिए कुछ भी राजनेता कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कमलेश आप कह रहे हैं, क्योंकि
पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें कश्मीर घाटी में पीडीपी का वर्चस्व था, जम्मू में बीजेपी ने 25 सीटें निकाली, परिसीमन हो गया। परिसीमन के बाद समझ में आ गया कि दोनों जगह ही अपना अस्तित्व बचाए रखना होगा। घाटी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है, और शायद यही ब्रह्मास्त्र चाहती है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि जिस मंदिर में गई हैं वो जम्मू के पुंछ में है और जानती हैं कि यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, इसीलिए मौलानाओं का इतराज अपने सिर पर लेने को भी तैयार है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका इस बातचीत के लिए। सियासत का यही सत्य है। लेकिन अगली खबर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक नया वीडियो सामने आया। उस वीडियो ने फिर से पुष्टि की, एक तरीके से चश्मदीद के तौर पर पुष्टि की कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद उमेश पाल को मारने खुद पहुंचा था। हालांकि असद केस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है, लेकिन पुलिस तमाम सर्च ऑपरेशन चला रही है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये वीडियो साफ बताता है कि किस बेखौफ अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जितने भी मोस्ट वांटेड हैं उनके खिलाफ इनाम की राशि भी लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ये तमाम मोस्ट वांटेड गिरफ्त में होंगे। 44 सेकंड का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। तारीख 24 फरवरी, दिन शुक्रवार और समय करीब शाम 4 बजे। ठीक इसी समय उमेश पाल को दिन दहाड़े सरेआम मौत के घाट उतारा गया। हमलावर बेहद बेखौफ थे और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। इस वीडियो में पहली बार अतीक अहमद का बेटा असद अहमद नजर आया है और किस तरह उसने उमेश पाल की गाड़ी से उतरते ही उस पर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, ये दिख रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का ये दूसरा वीडियो है जिसमें सब कुछ शीशे की तरह साफ है। नए सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि उमेश की कार दूर खड़ी है, जिसके बाद टोपी पहने हत्यारे गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल को धक्का दिया। करीब 15 सेकंड तक उमेश पाल गुलाम मोहम्मद के साथ हाथापाई करता नजर आया। उमेश पाल आखिरी पलों में बचने की कोशिश में भी दिखाई दे रहा है। तभी बाहर हो रही फायरिंग और बमबाजी के बाद एक लड़की घर से बाहर निकलती है, उमेश पाल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर घबराहट में गली के अंदर भाग जाती है। इधर काला लिबास पहने अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। फायरिंग और बमबाजी के बीच अपने को बचाने के लिए उमेश पाल एक घर में घुसता है। उमेश पाल का गनर गली के अंदर भागने लगता है, लेकिन फिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम गनर पर बम फेंक देता है। उमेश पाल को असद और उसके गुर्गों ने कई गोलियां मारी, जिसके बाद उमेश पाल की जान चली गई। इस हत्याकांड में इसके पहले भी एक वीडियो सामने आया था। ये दूसरा वीडियो साफ जाहिर कर रहा है कि अतीक अहमद का पूरा परिवार किस तरीके से इस साजिश में सीधे शामिल है। हालांकि ये तमाम मोस्ट वांटेड अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इसीलिए इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हत्याकांड को 20 दिन बीत चुके हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन न सिर्फ देश भर में बल्कि नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस इन तमाम मोस्ट वांटेड अपराधियों तक पहुंच पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, मोस्ट वांटेड पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसका सत्य क्या है, कितना पेचीदा है? विक्रम सिंह मेरे सहयोगी मुझ तक और आप तक पहुंचाएंगे। विक्रम, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हमने सदन के भीतर कहते हुए सुना कि माफियाओं को और गैंगस्टर्स को मिट्टी में मिलाया जाएगा। उसी के तहत ये इतनी ताबड़तोड़ एक्शंस की कार्रवाई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद 20 दिन का बीत जाना। हालांकि जब मैं परसों आपसे बात कर रही थी इस खबर पर, तो आपने कहा था कि लगातार अरेस्टिंग हो रही है, लगातार जो लोग लीड दे सकते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि 20 दिन बीत जाने के बावजूद सारे मोस्ट वांटेड, असद से लेकर शाइस्ता परवीन से लेकर तमाम जितने भी लोग हैं, वो अभी आउट ऑफ अरेस्ट हैं। कारण क्या है, सत्य क्या है? देखिए, साफ तौर पर है और सीधे शब्दों में अगर इसका कारण बताया जाए तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का और खुफिया एजेंसियों की नाकामयाबी इसको कहा जाएगा। क्योंकि लगातार शासन स्तर पर की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए और खास तौर पर फ्री हैंड दिए जाने की बात की जाए तो पूरी तरीके से दिया गया और किसी भी स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। किसी भी माफिया को, खास तौर पर अतीक से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी
किसी भी तरीके से गिरफ्तार करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर है, बड़ा कहा जाए इंटेलिजेंस की और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस बीच जरूर बताना चाहेंगे। हालांकि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जितने नामजद हैं उनको किसी तरीके से खोजा जाए, उनको ट्रेस किया जाए। लेकिन इस बीच अभी एक बांदा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कि जो बदमाश था उमेश हत्याकांड में जो मारा गया था अरबाज, उसका फूफा और अतीक गैंग का जो एक बेहद सातिर गुर्गा था वाहिद, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी था, उसको गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ हुई है जिसमें कि वाहिद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अभी लगभग 15 से 20 मिनट पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी अपडेट है। इन चीजों से केवल साबित होता है कि पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, और हर यही एक शायद पॉइंट पर नजर यहीं बनाए हुए से है। बिल्कुल विक्रम आप ठीक कह रहे हैं, और यहीं से एक उम्मीद सामने आती है कि बहुत जल्द उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, जितने भी नामजद लोग हैं, वो सब पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इसका जो है बानगी नजर भी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इस सत्य को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र से आज एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर किसानों की थी। अक्सर आपने आंदोलनों की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, प्रदर्शनों की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, विरोध की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज इस खबर को बनाते समय जब मैंने ये तस्वीरें देखी तो लगा कि आंदोलन का एक रास्ता, एक तरीका ये भी हो सकता है। दरअसल नासिक के डिंडोरी से लगभग 10,000 किसान मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। 203 किलोमीटर चलना है, हो सकता है शुक्रवार तक पहुंचे। आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री भी मिलेंगे, लेकिन अन्नदाता का सड़क पर आना अपनी मांगों को लेकर ये कहीं ना कहीं निराशा तो जाहिर करता है, लेकिन इस आंदोलन के तरीके ने एक उम्मीद भी बताई है कि आंदोलन का एक बेहद अनुशासित, बेहद शानदार तरीका हो सकता है। ये देश का अन्नदाता है जो महाराष्ट्र में खेतों के बजाय सड़क पर नजर आ रहा है। बेहद अनुशासित, बगैर हंगामे के अन्नदाता अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। किसानों का यह आंदोलन नासिक के डिंडोरी से शुरू हुआ और करीब 203 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई पहुंचेगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि किसानों की मांगे कौन कौन सी हैं। किसान चाहते हैं प्याज पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिले, किसानों का कृषि ऋण तत्काल प्रभाव से माफ हो, 12 घंटे के लिए बिना कटे बिजली की सप्लाई हो, किसानों का अतिरिक्त बिजली बिल माफ हो, फसल के नुकसान पर एनडीआरएफ से मुआवजा मिले। किसानों की जो भी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। किसानों का ये डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अन्नदाता का सड़क पर आना चिंता का सबब होता है, निराशा का भी सबब होता है। हरीश तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हरीश, सत्य तो यही है कि इतने अनुशासन के साथ, बगैर हंगामे के साथ, बगैर हो हल्ले के साथ एक आंदोलन आगे बढ़ रहा है और विश्वास इस चीज का भी किया जाना चाहिए कि सरकार जरूर ये मांगे सुनेगी। किस तरह की स्थिति आगे की नजर आ रही? देखिए गरिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान जो पैदल चल रहे थे, उनके साथ जो उनकी महिलाएं थीं, उनके घर की, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर एक साइड से चल रहे थे, कोई हंगामा नहीं कर रहे थे। शहरों के बीच से जब गुजर रहे थे तो उस दौरान भी बहुत शांतिपूर्वक थे और उनको खाने का एक समय निर्धारित किया गया था, तो वो खेतों में और बगीचों में रह करके खाना खा रहे थे। लेकिन आज उनकी मांगों को लेकर के देखा जाए तो विधान भवन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री की बात कर लें या वहाँ के ग्रामीण योजना के मंत्री की बात करें तो सारे लोग मंत्रालय में एकत्रित हैं। यहाँ की महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी इस समय बैठक में हैं और किसानों के साथ उनके मुद्दे जो 14 मुद्दे हैं, उनके खास तौर से मांगे हैं, उस पर जो है बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है अपने विश्वसनीय सूत्रों से, ये साफ हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे किसानों का कोई न कोई मामला हल करेंगे इस बार, और किसान जिस तरह से शांति
शांतिपूर्ण ढंग से महाराष्ट्र सरकार को एक ज्ञापन देने आ रहे हैं और वो आएंगे आजाद मैदान मुंबई के, वहां पर आकर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, यानी कि मुंबई का आजाद मैदान एक दफा फिर एक इतिहास का साक्षी बनेगा हरीश, ये कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत साल पहले, लगभग 15 साल पहले मैंने जल, जंगल और जमीन की मांग को लेकर जो आदिवासी दिल्ली पहुंचे थे उनका इस तरीके का अनुशासित आंदोलन देखा था, और अब तकरीबन 15-16 साल बाद फिर से ये देख रही हूं और उम्मीद करती हूं कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका इस बातचीत के लिए। तो किसानों का हल्ला बोल तो इसे न कहा जाए, बेहद अनुशासित और बेहद शानदार तरीके से ये आंदोलन सामने आ रहा है फिलहाल। लेकिन सत्य में आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर प्रयास रहेगा कि आपके सामने कुछ और खबरों का सत्य लाया जाए, कुछ और खबरों का सत्य आपसे साझा किया जाए। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उमेश पाल के हत्यारों का एक नया सीसीटीवी फुटेज। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।